हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। कोई भी बीवी अपने शौहर को किसी दूसरी औरत के साथ नहीं बांट सकती। यहाँ तक कि एक बीवी अपने शौहर को ज़्यादा देर उसकी माँ बहनों के साथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही हकीकत है, लेकिन मेरी ज़िंदगी की कहानी तो कुछ अलग ही थी। मुझे अपने शौहर को किसी दूसरे के साथ सिर्फ बांटना नहीं था, बल्कि एक ऐसे रिश्ते में भी बर्दाश्त करना था कि जिसका नाम लेते हुए भी मुझे शर्म महसूस होती है। मेरा शौहर पहली ही रात से मेरा नहीं था, बल्कि वो तो शादी से पहले ही किसी और का हो चुका था। और जब ये बात मुझे पता चली तो मुझ पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। और फिर मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जिसे देखने के बाद मैं अपने होश खो बैठी। मेरा नाम मिधत है। मैं बहुत लाड में पली थी। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि जो औलाद लाडो पली होती है, सबसे ज़्यादा ठोकरें भी उसके नसीब में ही लिखी होती हैं। मेरे नसीब में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव और ज़माने की ठोकरें थी, लेकिन इस बात का मुझे इस वक्त बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। जब तक मैं अपने माँ बाप के साए में, उनकी चार दीवारी में, उनके तहफ़्फ़ुज़ में थी। फिर एक वक्त आया कि मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए। इस वक्त मुझे पता चला कि सर पर बाप का साया होता है क्या। इनके जाते ही मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र लग गई, क्योंकि मैं इकलौती बेटी थी और मेरी अम्मा चाहती थी कि इज्जत से वो मुझे मेरे घर का कर दे। मैं सिर्फ 17 साल की थी और मेरी अम्मा मेरे लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर चुकी थी। कई दफ़ा मैंने अम्मा को मना किया कि मैं शादी नहीं करना चाहती। वैसे भी मेरे अब्बा का ख्वाब था कि मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाते, लेकिन अम्मा ने कहा कि तुम्हारे अब्बा हयात होते तो और बात थी, वो खुद तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा भी उठाते और तुम्हारा एडमिशन भी करवाते, लेकिन तुम्हारे अब्बा की अचानक मौत ने मेरी कमर तोड़ दी है। मैं घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चला रही हूँ। तुम्हें डॉक्टर बनाने के पीछे मैं कई साल ज़ाया नहीं कर सकती, क्योंकि फिर तुम्हारे रिश्ते के लिए मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। बेहतर है कि सही वक्त पर तुम्हारी शादी कर दूँ। और फिर अम्मा ने अपनी 2-4 दोस्तों से कह दिया कि मेरे लिए रिश्ते देखें, और फिर किसी जानने वाले के तवस्सुत से ही खालिद का रिश्ता मेरे लिए आ गया। रिश्ता लाने वाली औरत एक कम उम्र लड़की और औरत थी। उस औरत ने बताया था कि वो खालिद की माँ है, और साथ वाली लड़की खालिद की छोटी बहन। ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं थी, बस यही 3 लोग थे। खालिद की नौकरी अच्छी थी, घर बार भी ठीक ठाक था। अम्मा ने बहुत वक्त लिया, कुछ थोड़ी बहुत मालूमात की, और फिर अम्मा का दिल मुतमईन हो गया। वो लोग कुछ अरसा पहले ही दूसरे शहर से यहाँ शिफ्ट हुए थे। यहाँ पर क्योंकि खालिद का ट्रांसफ़र हुआ था, इसीलिए उन्होंने नई घर गृहस्थी आबाद की थी, और अब उसकी माँ चाहती थी कि इसी शहर में खालिद की शादी भी हो जाए। वो लोग ना ज़्यादा जहेज़ की डिमांड कर रहे थे, ना ही बहुत ज़्यादा लालची लग रहे थे, बल्कि सीधी सादी तबीयतों के मालिक थे। खालिद की माँ तो सादा की ज़िंदगी गुजारने की कायल नजर आती थी। अम्मा ने यही उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को 2 जोड़ों में ही रुखसत कर दीजिए। वैसे तो सब यही कहते हैं, लेकिन खालिद माँ ने इस बात पर अमल भी किया और शादी की जो थोड़ी बहुत तैयारी थी वो भी अपने खर्चे से की। अम्मा तो बड़ी खुश थी कि बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। फिर अम्मा ने मुझे समझाया कि जिन लड़कियों के सर पर बाप का साया नहीं होता, उन्हें दुनिया बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त देती है। बेहतर है कि तुम अपने शौहर के साए में चली जाओ, फिर चाहो तो अपने शौहर से कहकर आगे तालीम हासिल कर लेना। वैसे भी खालिद अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, वो तुम्हें पढ़ने की इजाज़त ज़रूर देगा। फिर अम्मा ने यह भी समझाया कि खालिद निभाने की कोशिश करना, क्योंकि मेरी तबीयत भी नासाज रहती है। मैं तुम्हारे रिश्ते की ऊंच नीच को बर्दाश्त न कर पाऊंगी। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करके वापस ना आना, बल्कि सब्र से काम लेना। अम्मा ने सरसरी तौर पर मेरी सास को भी ये बात कह दी थी कि मैं आगे तालीम हासिल करना चाहती हूँ, और इन्हें भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। अम्मा ने 1 महीने के अंदर ही मुझे रुखसत भी कर दिया था। मैं दुल्हन बनकर खालिद के घर पहुंच गई थी। खालिद की बहन ने मुझे मेरे कमरे में पहुंचाया था और फिर कहने लगी कि आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी, बस आप जल्दी से इस घर में रौनक कर दीजिएगा। मेरी नंद, जिसका नाम शमा था, उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई कि मैं घर में किस तरह रौनक कर सकती हूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद वो अकेली रहती है, इसकी उम्र की यहाँ कोई और नहीं है, इसलिए वो मेरे साथ दिल लगाना चाहती है। मैंने उससे वादा कर लिया कि मैं अब और वो दोस्त हैं, और बहुत जल्द हम दोनों मिलकर घर में रौनक लगाएंगे। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा उठी और फिर चली गई। कुछ देर बाद खालिद आए तो उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मुझे आगे तालीम दिलवाएंगे, और उनकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। लेकिन उन्होंने कोई रोमांटिक गुफ्तगू नहीं की थी, बल्कि कुछ देर के तक मेरे साथ ही वक्त गुजारने के बाद वो खामोशी से उठकर कमरे से निकल गए थे। उन्होंने मुझे मेरा हक इस तरह सौंपा था जैसे कोई बोझ उतार कर फेंकता है। जब वो बाहर जाने लगे तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। वो कहने लगे, तुम्हें अब इस बात से क्या गर्ज है, मैं तुम्हारा हक अदा कर चुका हूँ, तुम आराम करो। और फिर वो कमरे से निकल गए। इनकी ये बात मुझे बहुत गिरां गुजरी थी।
कोई भी शौहर शादी की पहली रात अपनी बीवी को छोड़कर कैसे कहीं जा सकता है। मेरे शौहर ने तो ये बात इस तरह जताई थी कि वो मेरा हक अदा कर चुके हैं, जैसे उन्होंने मुझ पर कोई एहसान किया हो। मैं जिस तरह की उम्र में थी, इस उम्र में लड़कियों को ना सिर्फ रोमांटिक गुफ्तगू पसंद होती है, बल्कि इन्हें शौहर का साथ भी ज्यादा चाहिए होता है। मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि खालिद ना सिर्फ रात मेरे साथ गुजारे, बल्कि अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त मेरे ही साथ गुजारे। लेकिन जिस तरह वो शादी की रात कमरे से बाहर निकले थे, मेरा दिल बुरी तरह टूट गया था। मैं खामोशी से अपनी जगह लेटी इनका इंतजार करने लगी थी, लेकिन वो नहीं आए थे और मुझे नींद लग गई थी। सुबह मेरी आंख खुली तो वो सोफे पर सोए हुए थे। ये देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा था। वो मेरे शौहर थे, फिर मेरे साथ बिस्तर पर सोने की बजाय सोफे पर क्यों सो रहे थे, और रात को वो कब वापस लौटे थे। यही सब सोचते सोचते मैं उठकर तैयार होने लगी और फिर कुछ रस्म के मुताबिक मैं अपनी अम्मा के साथ वापस अपने घर चली आई थी। अम्मा मुझे दुल्हन वाले रूप में देखकर बहुत खुश थी, दुआएं दे रही थी। इसीलिए मैंने इनसे खालिद के हवाले से कोई बात नहीं की। फिर तो ये हमारी आपस की बात थी, मैं अम्मा से कैसे शेयर कर सकती थी। एक झिझक भी आड़े आ रही थी। हाँ, अगर मेरी कोई बहन होती तो मैं जरूर उसे ये बात बताती। फिर मैं रात को वापस अपने ससुराल लौट आई। मेरी सास ने बहुत खुशदिली से मेरा इस्तकबाल किया। मेरी नंद ने मुझे कमरे में पहुंचाया और खैरियत करने लगी। कुछ देर में मैंने उससे बातें की और फिर खालिद कमरे में आए तो बड़ी अजीब नजरों से खालिद को देखती हुई नंद बाहर निकल गई। उसकी आंखों में मुझे बहुत अजीब सी बात महसूस हुई थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, जताना चाहती हो। उसके जाने के बाद खालिद ने एक नज़र भी मुझे देखा और फिर कुछ देर बाद लिबास तब्दील करके वो ये कहते हुए कमरे से निकल गए कि उन्हें दोस्तों में जाना है। उनकी ये बात सुनकर मैं एकदम सी हक्का बक्का रह गई थी। वो आज की रात मेरे साथ गुजारने वाले नहीं थे। इससे पहले कि मैंने रोकती या कुछ पूछती, वो कमरे का दरवाजा बंद करके जा चुके थे और उनके जाने के बाद मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। मुझे एहसास हो गया था कि मेरी अपने शौहर की नज़रों में कोई हैसियत नहीं है। मुझे लग रहा था कि मेरी सास ने शायद ज़बरदस्ती इन्हें इस शादी पर मजबूर किया है, क्योंकि खालिद का ये रवैया तो कुछ ऐसा ही था। और फिर अगले दिन मुझसे रहा ना गया। जब मैं नाश्ते के लिए कमरे से निकली और मुझे पता चला कि खालिद मुझसे पहले ही उठकर कहीं जा चुके हैं, तो मैंने अपनी सास से साफ लफ्ज़ों में पूछ लिया, अम्मा, क्या खालिद मुझे पसंद नहीं करते? क्या ज़बरदस्ती आपने इनसे मेरी शादी करवाई है? मेरी बात सुनकर मेरी सास हैरान रह गई। कहने लगी, नहीं बेटी, मैंने तो इसे पहले तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी, फिर ही रिश्ता पक्का किया था। खालिद को तो इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? सास की इस बात पर मैं झिझक गई थी। अब मैं इन्हें क्या बताती कि मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ कैसा था। फिर भी मैंने ढके छुपे लफ्ज़ों में कहा कि वो पहली रात भी कहीं चले गए थे और दूसरी रात भी। इसीलिए मुझे लगा कि शायद आपने उनकी ज़बरदस्ती शादी करवाई है। ये बात सुनकर मेरी सास हंसी और कहने लगी कि वो ज़रा दोस्ती यारी वाला है, शादी से पहले भी उसकी यही रूटीन थी। फिर भी मैं उसके कान पकड़ूंगी और कहूंगी कि अब अपनी बीवी के साथ रहा करे। सास की बात सुनकर जहां मुझे तसल्ली हुई थी, वहीं मैंने डर के मारे इन्हें मना किया कि खालिद के साथ कोई बात नहीं करिएगा। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो ये ना सोचे कि मैंने उनकी शिकायत उनकी माँ से लगा दी है। मेरी सास ने मुझे तसल्ली दी कि फिक्र न करो, 2-4 दिन में खुद ही सुधर जाएगा, अपनी जिम्मेदारी का एहसास उसे हो जाएगा। दरअसल अक्सर मर्द शुरू शुरू में बीवी पर रोक डालने के लिए भी ऐसे काम करते हैं। सास के समझाने में मैं समझ गई थी। फिर मैंने दिल से खालिद को अपना लिया था। इसके छोटे बड़े काम हर तरह के अपने हाथ से करते कोशिश करती थी कि किसी चीज़ में कोई कोताही ना हो। लेकिन 15 दिन गुजरने पर भी खालिद के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो कोई ना कोई बहाना करके मुझे छोड़कर कमरे से निकल जाया करते थे और ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम होती थी, मगर मैं अपने जज्बात पर काबू करती और इनसे कोई बहस ना करती। फिर एक रात मेरा जी घबराने लगा। बारिश का मौसम था, हब्स गर्मी की इंतहा थी। मेरा कमरे में दिल नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि कुछ देर शमा के साथ गुजार लेती हूँ, क्योंकि शमा ने बताया था कि अक्सर रात को वो जाकर पढ़ाई करती है। और यही सोचकर मैं अपने कमरे से निकलकर शमा के दरवाजे पर पहुंची थी कि अंदर से आती आवाज़ों ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। मेरा वो शौहर जो ये कहकर कमरे से निकला था कि अपने दोस्तों में जा रहा हूँ, वो शमा के कमरे में था। इतनी रात को अपनी बहन के पास क्या कर रहा था? मैं दरवाजे के साथ ही लगकर खड़ी हो गई, लेकिन अंदर से सिवाय हल्की हल्की भुनभुनाहट के और कुछ सुनाई नहीं दिया था। मुझे खड़े खड़े कितनी ही देर गुजर गई थी और फिर मेरे पाँव दर्द करने लगे थे, लेकिन मेरा शौहर बाहर नहीं निकला था। यहाँ तक कि शमा के कमरे की लाइट बंद हो गई थी और लाइट बंद होते ही मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। अंधेरे में मेरा शौहर अपनी बहन के साथ क्या कर रहा था? हजारों सवाल दिल में लिए मैं वापस अपने कमरे में आ गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या था। बड़ी मुश्किल से रात गुजरी थी। सुबह के वक्त मेरा शौहर थका हारा कमरे में आया था और आते ही सो गया था। अगली सुबह मैं नाश्ते पर शमा को देखा तो उसकी आंखें भी सुर्ख हो रही थी। मैंने बातों बातों में शमा से पूछा कि रात भर सोई नहीं हो, आंखें कितनी सुर्ख हो रही हैं। मेरी बात सुनकर वो चौंक गई। फिर कहने लगी, एग्जाम्स होने वाले हैं ना, इसीलिए ज्यादातर पढ़ाई में वक्त गुजर जाता है। मैंने पूछा,
कि क्या तुम्हें पता है रात को तुम्हारा भाई कहाँ गया था? ये सवाल मैंने जानबूझकर किया था। वो एकदम ही चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी और फिर कहने लगी, मुझे भाई के बारे में क्या मालूम, वो तो अपने दोस्तों में जाते हैं, वहीं गए होंगे। शमा ने मेरे मुंह पर मुझे चुटला दिया था। मैंने खुद उसके कमरे से मर्दाना सरगोशियों की आवाज़ सुनी थी और इस घर में मेरे शौहर के सिवा और कोई मर्द नहीं था। तो फिर वो झूठ क्यों कह रही थी? मैं बहुत ज़्यादा बदगुमान हो गई थी। शमा नाश्ता करके अपने कॉलेज चली गई थी। मेरी सास अपने कमरे में थी। मैं वापस कमरे में लौटी तो मेरा शौहर जाग चुका था। आज उसकी छुट्टी थी, वो घर पर ही रहने वाला था। मैंने अपने शौहर को जागता पाया तो उसे पूछा कि रात आप कहाँ गए थे, कहाँ गुजार कर आते हैं, आखिर मेरा हक अदा क्यों नहीं करते? मेरे शौहर ने बड़ी अजीब नज़र मुझ पर डाली और कहने लगे कि मैं तुम्हारे सारे हक अदा कर चुका हूँ, तुम कौन से हक की बात कर रही हो? मैं अपने शौहर के पास बैठ गई। मैंने कहा कि मैं आपके वक्त की तवज्जो की मुस्तहिक हूँ, आप मुझसे दो बोल मोहब्बत के क्यों नहीं कहते? मैंने तो आपसे कभी कोई नर्म मीठी बात भी नहीं सुनी। मेरे शौहर ने बहुत अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, शायद तुम्हारी उम्र का तकाजा है कि तुम्हारा दिमाग इतना खराफाती है। मर्द को अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती। मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करता हूँ, इस घर में हर चीज़ का ख्याल रखता हूँ। यही मेरी मोहब्बत है। अगर तुम मुझसे किसी तरह की जज्बाती जुमले या मोहब्बत के नाम पर ओछी हरकतें चाहती हो तो ये सब मैं नहीं कर सकता। मुझ पर इस घर की बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। वो सख्त लहजे में मेरे सारे सवालों के जवाब देते उठकर चले गए थे। मैंने अपने 30 साल के मेच्योर शौहर को देखा जिसकी सोच मेरी सोच से बहुत मुख्तलिफ थी और मैं इस बात को बर्दाश्त भी कर सकती थी, लेकिन रात को जिस तरह वो अपनी बहन के कमरे में थे वो बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो नहाकर वापस आए तो मैंने फिर इनसे पूछा कि क्या आप रात को शमा के कमरे में थे? मेरी बात सुनकर मेरे शौहर गुस्से में कहने लगे, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है, इस वक्त मुझसे फजूल सवाल जवाब न करो। और फिर वो तैयार होकर घर से बाहर ही चले गए थे। दोनों बहन भाई बहुत ही ज्यादा तेज थे, कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे, लेकिन मैं इतनी बावली नहीं थी कि खामोशी से बैठ जाती। इसीलिए मैंने अपनी आंखों से सच देखने का मंसूबा बना लिया। अगली रात जब मेरे शौहर कमरे से निकले और आधा घंटा गुजर गया तो मैं दबे पांव अपने कमरे से निकली और अपनी नंद के दरवाजे पर पहुंच गई। इसके कमरे में एक्स्ट्रा चाबी फ्रिज के ऊपर रखी होती थी। मैंने वहां से चाबी उठा ली और बहुत आहिस्तगी से लॉक खोल लिया। अल्लाह का शुक्र था कि लॉक बगैर आवाज के खुल गया था। मैंने हल्का सा दरवाजा खोलकर अंदर झांका। कमरे में अंधेरा था, लेकिन बिस्तर पर दो नफूस थे। मुझे ये बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि शमा के साथ बिस्तर पर कोई और आदमी मौजूद था, और वो आदमी कौन हो सकता था इसका अंदाजा मुझे अच्छी तरह था। मेरा हक ना अदा करके मुझे छोड़कर मेरा शौहर आधी रात को अपनी बहन के साथ इस कमरे में, इस सोच ने ही मेरी जान ले ली थी। मेरा दिल चाहा था अंदर जाऊं और अपने शौहर से सवाल जवाब शुरू कर दूं, लेकिन मेरे हाथ पांव लरजने लगे थे। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने शौहर को रंगे हाथों ऐसी हालत में पकड़ती। इसीलिए मैं वापस अपने कमरे में लौट आई थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। 2 घंटे गुजरे थे कि मेरा शौहर कमरे में वापस आया था। मुझे रोते हुए देखकर वो परेशान हो गया था। कहने लगा कि तुमने क्या नया ड्रामा लगा दिया है, इतनी रात को इस तरह आंसू बहाने की क्या जरूरत है? मैंने अपने शौहर को धक्का दिया और कहा कि मैं आपका सच जान गई हूँ। आप जिस तरह रात को शमा के कमरे में जाते हैं, मैं इस बात से पहले वाकिफ थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप इतने घटिया होंगे कि अपनी ही बहन के साथ। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर ने 2 तमाचे मेरे मुंह पर मार दिए और कहने लगे कि तुम ना सिर्फ कम उम्र हो बल्कि बद दिमाग भी हो। बिना सच जाने तुमने मुझ पर ऐसा गंदा इल्जाम लगा दिया है। दिल तो चाहता है अभी इसी वक्त तुम्हें फारिग कर दो, लेकिन इससे पहले मैं खुद तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगा। मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए मेरी नंद के कमरे में ले गए। जब दरवाजा खोलकर हम अंदर दाखिल हुए तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी नंद के साथ अभी भी बिस्तर पर कोई शख्स मौजूद था। वो दोनों बैठे बातें कर रहे थे। मेरे शौहर ने नंद को आवाज दी तो वो फौरन उठ गई। उसने लाइट ऑन की और पूछने लगी, भाई खैरियत तो है? अब आप इतनी रात को यहाँ? लाइट खुलते ही मैंने इस आदमी को देखा तो हैरान रह गई। वो मेरा शौहर नहीं बल्कि इस जैसा ही लंबा चौड़ा कोई दूसरा आदमी था। मेरा शौहर कहने लगा कि अपनी भाभी को बताओ कि ये आदमी कौन है जो तुम्हारे पास है, इसका तुमसे क्या ताल्लुक है और ये यहाँ क्या करने आता है? मेरी नंद एकदम ही खामोश हो गई और सर झुका गई। मेरे शौहर ने सख्ती से कहा कि अपनी भाभी को बताओ कि ये कौन है, और फिर मेरी नंद ने बताया कि वो उसका शौहर है, उसने सबसे छुपकर शादी की हुई है। ये बात सिर्फ खालिद भाई को पता है और किसी को नहीं पता। इसकी माँ को भी इल्म नहीं कि वो शादी कर चुकी है। मैंने हैरत से पूछा कि ये कैसी शादी है और तुमने इसे छुप छुपा कर शादी क्यों की, जबकि अभी तो तुम कॉलेज जाती हो? वो कहने लगी कि मैं अरसलान को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन जब ये बात अम्मा को पता चली तो उन्होंने सख्ती से कह दिया कि वो मेरी शादी किसी गैर बरादरी में नहीं करेंगी। मजबूरन मैंने खामोश होना था। फिर लेकिन अरसलान शादी पर जोर देने लगा। वो शादी करना चाहता था और मेरा भी दिल यही चाहता था। जो मैंने भाई को ये बात बताई तो वो अरसलान से मिले और फिर उन्होंने तय किया कि वो हम दोनों की शादी करवा देंगे। वो सही वक्त आने पर अम्मा को भी राजी कर लेंगे। अरसलान की वालदा बहुत बीमार थी, वो अपने बेटे की खुशी देखना चाहती थी।
इसीलिए हम दोनों को इनके सामने निकाह करना पड़ा। और अरसलान के घर वालों को तो इस शादी पर कोई एतराज़ भी नहीं था। इसीलिए जब मेरे भाई ने खुद निकाह करवाया मेरा, तो उनके घर वाले भी राज़ी हो गए और अब अक्सर अरसलान सबसे छुप कर मिलने के लिए आ जाते हैं। ये बात भाई को मालूम है, इसलिए इन्हें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हम दोनों शरई तौर पर मियाँ बीवी हैं। लेकिन अम्मा की खातिर हमने अभी ये बात छुपा रखी है। अम्मा कभी ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगी कि मेरी शादी गैर बरादरी में हो। इसलिए भाई ने सोचा था कि सही मौका देखकर वो अम्मा को राज़ी करेंगे और मेरी खातिर ही भाई ने खामोशी से अम्मा की बात मानकर आपसे भी शादी कर ली, ताकि अम्मा भी भाई की तरफ से मुतमईन हो जाएं। अम्मा हम दोनों बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचती हैं और हमारे मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद रहती हैं, लेकिन वो बिरादरी से बाहर शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। शमा की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने अपने शौहर की तरफ देखा। उनकी आंखों में मेरे लिए बहुत गुस्सा था। मैंने उनसे पूछा कि अगर ये बात है तो फिर आप मुझसे इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? क्यों मुझसे सीधे लहजे में बात भी नहीं करते? रातों को भी घर से बाहर चले जाते हैं? क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? मेरी बात सुनकर मेरे शौहर ने सर पकड़ लिया। कहने लगे, मिद्दत, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे लिए शादी का मतलब सिर्फ रोमांटिक बातें करना नहीं है, बल्कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पिछले मुझ पर कई सालों से मेरी माँ और बहन की जिम्मेदारी है, लेकिन अब तुम्हारी भी है। मैं दिन को नौकरी करता हूँ और रात में अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा कारोबार चला रहा हूँ। इस बारे में मैं तुम्हें अभी बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि अभी कारोबार शुरू हुआ है और मैं नहीं जानता कि इसमें नफ़ा होगा या नुकसान। मैंने अम्मा की शादी के वक्त ही कहा था कि मैं कम उम्र लड़की से शादी करना नहीं चाहता, क्योंकि वो जिस तरह की ख्वाहिशात रखती है मैं वो पूरी नहीं कर सकूँगा। क्योंकि मुझे ना ही रोमांटिक होना आता है और ना ही बना बना कर बातें करना। ना मैं तुम्हारी झूठी तारीफें कर सकता हूँ और ना ही मैं अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उतार कर फेंक सकता हूँ। मगर अम्मा ने कहा कि तुम यतीम हो, समझदार हो, इसीलिए तुम्हारा साथ मेरे लिए बेहतरीन होगा। मगर जिस तरह तुमने मेरी बहन के साथ मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब तुम इस घर से जा सकती हो। मुझे तुम्हारी सोच और तुम्हारे ख्यालात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया। शौहर की बातें सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े और कहा कि मुझे घर से ना निकालो। मेरे शौहर कहने लगे कि मैं तुम्हारी सोच बहुत ज़्यादा छोटी है, अभी तुम्हें बहुत मैच्योर होने की ज़रूरत है। मैं एक ऐसी लड़की के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ा सकता जो ख्यालात और क्या सलाहियों की बिना पर अपने शौहर को बदकिरदार साबित करने की कोशिश करे। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, इसलिए मैंने दोबारा से अपने शौहर से माफ़ी मांगी। फिर शमा ने भी इसे समझाया तो खालिद ने मुझे माफ़ कर दिया और कहने लगे कि अब तुम मेरी रातों पर बाहर निकलने के बारे में सवाल जवाब न करना। जब कारोबार चल पड़ेगा तो मैं अम्मा को भी बता दूंगा और तुमको भी, सबको भी। और फिर वो इसी रूटीन पर आ गए थे। शमा मुझे समझाया था कि बहुत कम उम्र से खालिद घर की जिम्मेदारियां उठा रहे थे, इसलिए वो दूसरे लड़कों की तरह नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा सोबर, खामोश और अपने काम से काम रखने वाले थे। इनकी बातों में अगर मोहब्बत नहीं थी तो इनके ख्याल रखने का अंदाज ही ऐसा था कि उन्होंने हर एक की मोहब्बत को पीछे छोड़ दिया था। बस मुझे ये बात इस वक्त समझ नहीं आई थी। धीरे धीरे खालिद का कारोबार चल पड़ा तो उन्होंने खुद सबको इस बारे में बता दिया। उन्होंने अपनी माँ को भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी बहन के रिश्ते के लिए राज़ी किया और निकाह वाली बात भी बताई। मेरी सास कुछ नाराज़गी के बाद मान गई थी और फिर हम सब खुद शमा के रिश्ते के लिए गए थे और उसके ससुराल वालों ने इसकी रुखसती की तारीख भी तय कर दी थी। खालिद दिन रात मेहनत करके अपना कारोबार बड़ा कर रहे थे कि आखिर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। शमा की शादी भी बहुत धूमधाम से की थी। उन्होंने एक अच्छे भाई होने का पूरा फ़र्ज़ निभाया था। अपनी बहन को एक बाप बनकर उसके सर पर हाथ रखकर उसे रुखसत किया था। धीरे धीरे मुझे खालिद का मिजाज समझ आ गया था। वो रोमांटिक तो नहीं थे, लेकिन वो इस कदर मेरी इज्जत करते थे और इतना ख्याल रखते थे कि इससे ही इनकी मोहब्बत का पता चल जाता था। मैं समझ गई थी कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। कुछ बातों से मोहब्बत का जाल फेंकते हैं तो कुछ अपनी आदतों से अपने आप को इस मोहब्बत में बांध लेते हैं। खालिद ने भी अपनी आदतों से मुझे अपने साथ बांध लिया था। मुझे किसी चीज़ की कमी ना होने दी थी और इस कदर इज्जत दी थी कि मैं आसमान पर पहुंच गई थी। आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इस रात मैंने बिना सच्चाई को जाने फैसला नहीं किया था, बल्कि पूरा सच जानकर अपनी गलती को मानते हुए खालिद से माफ़ी मांग ली थी। इसीलिए आज मैं इनके साथ एक अटूट रिश्ते में बंधी हुई हूँ और जल्द ही माँ बनने वाली हूँ। कम उम्र दुल्हन ने अक्सर ऐसी गलतियाँ करती हैं। हर इस लड़की से जो कम उम्र है और शादी होकर एक नए घर में जाने वाली है, मैं यही कहूँगी कि शौहर अगर रोमांटिक बातें ना कर सके तो उससे नाराज़ ना हो, बल्कि ये देखें कि वो आपसे कितनी इज्जत आपकी करता है और आपका कितना ख्याल रखता है, क्योंकि सारी ज़िंदगी यही दो चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। क्योंकि जो इज्जत देता है वही मोहब्बत भी करता है और जो इज्जत नहीं देता, जान लीजिए कि उसे आपसे मोहब्बत भी बिल्कुल नहीं है और ना वो कभी आपसे मोहब्बत करेगा।